यहां दिल्ली से मैं हूं आकाश सोनी। आइए सीधे चलते हैं न्यूयॉर्क सुमित अवस्थी के पास। सुमित, आपको बस बता दूं कि एक नई गेस्ट हमारे साथ है, मीरा शंकर, जो कि अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी है 2009 से 2011 तक। पुष्पेश पंत जी भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन अब आगे आप न्यूयॉर्क से कमान संभालें। शुक्रिया आकाश। मीरा जी का स्वागत है। पुष्पेश जी आप हैं हमारे साथ, और इसके साथ मेरे साथ इस वक्त नया पैनल यहाँ मौजूद है, उनसे परिचय कराऊं। उसके पहले मैं कैमरामैन पंकज तोमर को बोलूंगा कि पीछे जरा यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग की तरफ पैन करें और ये दिखाएं कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं। न्यूयॉर्क में जिन लोगों ने अभी भी अपना टीवी सेट ऑन किया उनके लिए बताना जरूरी है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, और उसकी वजह बहुत साफ है कि बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट इस वक्त न्यूयॉर्क में पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी अब से 1 घंटे के बाद यहां पहुंच रहे होंगे। इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर आप सुन सकते हैं बैकड्रॉप में आपको न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि न्यूयॉर्क में इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, और वो इसलिए भी जरूरी बताना है आपको क्योंकि आईएसआईएस की तरफ से धमकी मिली है। नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने के पहले यह धमकी मिली है कि अमेरिका की जो सबवेज यानी जो ट्रेन चलती हैं उन पर आईएसआईएस हमला कर सकता है, आतंकवाद का एक निशान छोड़ सकता है, जिससे कई सारे मासूम लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसी इंटेलिजेंस के इनपुट हैं, और इसीलिए इस वक्त काफी ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं न्यूयॉर्क में। इसके अलावा आकाश, एक चीज और में जो यहाँ मौजूद है उन्हीं के साथ चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, बात भी करता हूँ। अपने स्टूडियो गेस्ट से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर धाड़ू। बात हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग की, बात हो रही थी फार्मास्यूटिकल की, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आपको लगता है कि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, चेयरमैन से, तो क्या वो उतनी बड़ी कामयाबी की चीज यहां से ले जा पाएंगे जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? First of all, I want to congratulate to all the audience of the IBN 7 back home in India. I think it's a proud moment for not only for NRIs like us here in the US, but also for the people sitting back at home, our parents, brothers, sisters, young generations, that our one of the prime minister which never had that much expose here in the United States, that whole United States is excited for him to be here, to see him and to develop the best relationship India and United States, two largest democratic country, can ever had before. Saying that, yes, I have no doubt at all that the India is opening the door for the largest pharmaceutical companies to invest into the India, to develop the partnership between the two countries, to develop further discussions, further development. And there are so many open doors that can open, regardless of the dollar amount, but it is more important to develop a strong relation between the two largest democratic countries of the world. It will develop the guard relationship between the two countries, two head of the countries, with the Prime Minister, Mr. Modi, which has shown that how he is a CEO, one of the best CEO one can have, and his efficiency of the work. तो शोभना जी उनको प्राइम मिनिस्टर मांग रही हैं, डॉक्टर धड़ू के मुताबिक वो सीईओ के रोल में ज्यादा नजर आएंगे। राकेश भाई, मैं कहूँगा आप एक कदम आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि मैं अगर आगे आया तो फोन कट जाएगा, यहाँ पे सिग्नल्स की प्रॉब्लम है। ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे, सिक्योरिटी को लेकर बहुत बातें की जा रही हैं, क्योंकि आप बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है। आपको लगता है कि अमेरिका में कुछ हो सकता है, जिस तरह की धमकियां दी जा रही है आईएसआईएस की तरफ से, तमाम हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर है, डर लगता है इसकी यहाँ पे कुछ हो सकता है? नहीं, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया भी हैं टीवी और रेडियो वाले को कि वी गोइंग विद अवर रेगुलर लाइफ एवरी डे, एंड धमकियां तो आती रहती हैं, और दिस इज वन ऑफ ए थिंग्स, एंड यूएस सिक्योरिटी दे आर वेरी वेरी टाइट, सो दे आर कंफर्टेबल विद दैट, द पीपल्स आर। सुरेश जानी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सुरेश भाई, आप मोदी जी को बहुत सालों से जानते हैं। मेरे को बताया गया कि मोदी जी जब 93 में आए थे अमेरिका, जब वो सीएम भी नहीं थे, पीएम भी नहीं थे, एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे, तो आपके यहाँ रुके थे आके। आपको लगता है कि तब और आज में इन 20 सालों में सबसे बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी के अंदर क्या आया है पीएम बनने के अलावा? गुड मॉर्निंग अमेरिका, वंदे भारत, और आप लोगों का अमेरिका से स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी 1993 में अहमदाबाद से फोन आया कि सुरेश जानी जी आप JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए। मेरे यहाँ ठहरे थे। दूसरे दिन सुबह में
स्नान कर पूजा पाठ करने से बाद उसने बताया कि सूरज जी अब प्रोग्राम क्या है। तो मैंने बोला अब प्रोग्राम है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखने का। तो हम और नरेंद्र जी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गए। बीच में नरेंद्र जी ने प्रश्न किया कि सुरेश जानी जी, ये लिबर्टी है, स्वतंत्रता की देवी है, तो ऐसा कोई अपने देश में नहीं हो सकता है। तो मैं हंसने लगा कि नरेंद्र जी अपनी पार्टी की अभी कोई शासन नहीं है, तो ये जो लिबर्टी का विचार 20 साल के पहले उसको आया और ये गुजरात में सरदार पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया और भारत का जो नाम है वो विश्व में सबसे ऊंची चोटी पर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी सरदार पटेल की प्रोजेक्ट चल रहा है। हमको संपूर्ण विश्वास है ये प्रोजेक्ट। चलिए, तो ये जो आइडिया है नरेंद्र मोदी के मन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला, ये आज का नहीं है, 20 साल पुराना है, जैसे कि सुरेश जानी जी बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक और खास बात है, जो हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम प्राइम मिनिस्टर माने या सीईओ माने हिंदुस्तान का, उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। आज अखबार में वॉल स्ट्रीट जनरल में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस का अखबार माना जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा ओपेड छपा है नरेंद्र मोदी की तरफ से। और उस ओपेड में नरेंद्र मोदी ने दुनिया के लोगों से अपील की है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में हिंदुस्तान की जो युवा शक्ति है वो आपकी कैसे मदद कर सकती है। तो कैसे एक सीईओ के तौर पर नरेंद्र मोदी ने वो आर्टिकल लिखा है, उस पर नजर डालिए कि उसकी खास बातें क्या हैं, कि कैसे हिंदुस्तान में वो निवेश को बढ़ाने की अपनी योजना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब भाषण देना है। शनिवार को इस 69वीं जनसभा आम सभा में वो भाषण देंगे, हिंदी में भाषण देंगे। और एक और खास बात यह है कि इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बल्कि तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष जो पहुंच रहे हैं, राष्ट्र प्रमुख जो पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। तो बेहद उत्सुक अमेरिका को सुबह सुबह एक निमंत्रण पत्र मिला। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उस अखबार की वेबसाइट पर, उसके ई पेपर में हर जगह पहले पन्ने पर मोटा मोटा निमंत्रण पत्र लिखा था, एन इन्विटेशन टू मेक इन इंडिया, यानी भारत में आने, भारत में ही बनाने का न्योता। न सिर्फ अमेरिकियों को बल्कि पूरी दुनिया को ये निमंत्रण दिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल में उसी दिन ये लेख छपा जिस दिन मोदी अमेरिका पहुंचने वाले थे। इस लेख में मोदी दुनिया को ये भरोसा देते हुए दिखे, कहते नजर आए कि भारत में अपार क्षमताएं हैं, अपार ऊर्जाएं हैं। भारत अब बदलाव की नई राह पर चलने के लिए तैयार है, उत्सुक है। पिछले 30 वर्षों में पहली बार देश के निचले सदन लोकसभा में किसी सरकार को बहुमत मिला और बहुमत की सरकार का गठन हुआ। भारत आशावाद तथा आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा राष्ट्र है, जिसमें 80 करोड़ लोगों की आयु 35 साल से कम है। इन युवा लोगों की ऊर्जा, उत्साह और उद्यमिता देश की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरी सरकार का सबसे बड़ा मिशन इन्हीं गुणों का विकास करना है। नरेंद्र मोदी ने अपनी भावी योजनाओं, स्मार्ट सिटी, ढांचागत विकास, देश के बड़े बाजार, पर्यावरण, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पूरा खाका खींचा। अमेरिका को भारत के साथ मजबूत संबंधों की याद भी दिलाई। अमेरिका हमारा प्राकृतिक वैश्विक सहयोगी है। भारत और अमेरिका के साझा मूल्यों की विश्व में प्रासंगिकता है। अमेरिका में संपन्न भारतीय अमेरिकी समुदाय हमारी भागीदारी में नई संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये समुदाय ऐसा माहौल भी बनाता है कि हमारे कारोबार और मेहनत को पुरस्कार मिल सके। शिक्षा, नई खोज, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका लगातार भारत को प्रेरित कर रहा है। For the last few years, India-US relations have remained a little cold. I hope and we all look forward to a rejuvenated relationship between the two countries. तो क्या मोदी का अमेरिका दौरा दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मजोशी भरेगा? क्या ब्रांड इंडिया, मेक इन इंडिया के मोदी के नारे अमेरिका में बसे भारतीयों को भारत में ज्यादा निवेश के लिए उत्साहित कर पाएंगे?
क्या ये एनआरआई एफडीआई की नई परिभाषा फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया को ही अपना मूल मंत्र बना पाएंगे? लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल चेंजेस काफ़ी आए हैं, काफ़ी आने वाले हैं, जितने आए उससे कई ज़्यादा आने वाले, तो उस तरीके से कैपिटल तो और आएगा, आना चाहिए। काफ़ी लोग मेरे को ऐसे मिले हैं स्पेशली यूरोप में जो पहले कभी इंडिया में काम नहीं करना चाहते थे, पर अब वो देख रहे हैं इंडिया को। वो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि अभी इवेंट ये हुआ ही है। जाहिर है पहली बार ऐसा होगा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका में गैर सरकारी स्तर पर भी ऐसा धमाकेदार स्वागत होगा। ये भी पहली बार होगा कि न्यूयॉर्क के दिल शहर के बीचों बीच टाइम्स स्क्वायर पर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर अमेरिकी एक विकासशील देश के नेता का भाषण लाइव सुन पाएंगे। आखिर उन्हें ये करने की क्या जरूरत आन पड़ी? भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान बसते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत में पैर पसार रहा है। अमेरिका के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र में से एक है। यही है भारत की ताकत और इसी ताकत से जुड़े हैं मोदी के मंत्र, वो मंत्र जिन पर अमेरिका मंत्रमुग्ध होता दिख रहा है। सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN 7। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक CEO के नाते से वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल लिखा, यानी अपने सपनों के भारत का अगर हम कहें कि खाका खींचा है इस आर्टिकल के जरिए, वो बात समझी जा सकती है। लेकिन मीरा शंकर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप काफी देर से इस डिस्कशन को सुन भी रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो अलग अलग पेशे से आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के फिलहाल कायल दिखाई दे रहे हैं। उनके आप कह सकते हैं डिसाइपल्स, उनके फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन मीरा जी, क्या अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है या हिंदुस्तान को इस वक्त अमेरिका की जरूरत ज्यादा है? क्योंकि हम सब जानते हैं अमेरिका जब कोई सौदा करता है तो वो ठोक बजाकर करता है और अपने फायदे के लिए करता है। वो तो हर देश अपने फायदे के लिए करता है और कम ज्यादा की तुलना मैं नहीं करना चाहती हूँ, पर ये जरूर कहना चाहती हूँ कि दोनों देश को एक दूसरे से रिश्ते बढ़ाने में फायदा है। भारत के लिए US सबसे बड़ा एक मार्केट है। एक तो हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वहीं US को ही जाते हैं, और हिंदुस्तान में कई नए क्षेत्र में जहां विकास हुआ है, जैसे IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर या बायोटेक्नोलॉजी, ये US के साथ जुड़ के ही हुआ है। US को ये भी देखना है कि ये पूरा जो इलाका है उत्तरी अफ्रीका से लेके दक्षिणी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक बड़ा अस्थिर है और यहाँ आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में भारत एक ऐसा देश है जो कि एक स्थिर लोकतंत्र है, तो इससे काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि अपने क्षेत्र में भारत एक स्टेबलाइजिंग और मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है। बाकी भी कई दुनिया में ऐसी समस्याएं हैं जिनमें दोनों देशों की ज़रूरत है। मतलब भारत में इतने सारे लोग हैं, 1.2 बिलियन, तो जो ये करते हैं नहीं करते हैं, जो चीज़ ये चुनते हैं नहीं चुनते हैं, इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता है। तो चाहे ये क्लाइमेट चेंज हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे कोई भी विश्व की समस्या हो या मुद्दा हो, उसमें भारत का जुड़ना जरूरी है। सुमित, इजाजत दें तो पुष्पेश जी से भी एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अमेरिका के लिए तो शायद डिफेंस डील्स एक डील ब्रेकर रहेंगी, उनकी आंख उस पर लगातार लगी रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से हमेशा अमेरिका कतराता रहा है। भारत को क्या क्या देने को तैयार होगा अमेरिका, जो अभी तक वो नहीं होता था? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो डील ब्रेकर मुझे थोड़ा खटक रहा है, क्योंकि डील ब्रेकर तो वो होता है जिससे सौदा पड़ता नहीं बल्कि उलट जाता है। तो अमेरिकन टर्म में जिससे कि डील हो जाए, उस तरह से जो डील हो जाए वो डील मेकर उनके लिए डील रहेगा। और दूसरा जो चक्कर मुझे लगता है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अमेरिका कतराता रहा है, वो मुझे लगता है कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में अमेरिका को ये लगता है
कि वो या तो प्रोलिफरेशन से जुड़ी हुई है या उसके लिए कभी कोई एक थ्रेट कर सकती है, तो अमेरिका निश्चित रूप से उसको देने में कतराता ही रहेगा। और वो सिर्फ भारत को नहीं, मुझे लगता है कि वो पश्चिमी यूरोप के जो उसके सहयोगी रहे हैं उनको भी एतराज रहा है कि अमेरिका ने एक समय ब्रिटेन को कहा था कि हमारी छाया में रह लो, परमाणु टेक्नोलॉजी हम तुम्हें नहीं देंगे, तो उससे हमें कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हमको इतना भर पकड़ने को सूत्र भर मिल जाए तो भारतीय स्वयं इस मामले में मौलिक प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं कि वो कई चीजों को रिवर्स इंजीनियरिंग से साध सकें। तो मुझे लगता है कि आज अब वो बहस उस तरह की नहीं है कि सुपर कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी मिलेगी नहीं मिलेगी, रॉकेट साइंस भारत के पास अपना भी कुछ है। आकाश, जैसा मीरा जी पुष्पेश जी की बातों से कोई भी इनकार नहीं करेगा। पुष्पेश जी के बातों का अपना उनका तर्क है और शायद वो लगभग वही बातें कह रहे हैं जो एप्रीहेंशन, जो एक तरीके का डर सबके मन में। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, इस दौरे में जो कुछ होगा व्यापारियों के साथ मुलाकात में वो तो अलग बात है, लेकिन एक और बड़ा हाई पॉइंट है इस दौरे का, वो है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का एक पब्लिक रिसेप्शन होना, नागरिक अभिनंदन जिसको हम बोलते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोई आदमी अपने इलाके में लौटता है तो उसका स्वागत समारोह किया जाता है। वही स्थिति 28 तारीख को यानी परसों रविवार को यहां पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में देखने को मिलेगी। यहां जो भारतीय कम्युनिटी है उसने बहुत से इंतजाम किए हैं, बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही है। पहले आप तैयारियों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद इन लोगों से बात करेंगे कि ये लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 28 तारीख को मोदी जी क्या बोलेंगे वहां पर। पहले तैयारियां और फिर बातचीत। कोई ड्राइव करके आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, तो कुछ लोग चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए आ रहे हैं। सबका मुकाम एक है, न्यूयॉर्क का मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन। और तारीख है रविवार 28 सितंबर। जी हां, अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को 28 सितंबर का बेसब्री से इंतजार है। इसी रोज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भाषण देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिकन इंडियंस में जबरदस्त उत्साह है। वो नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बेताब और बेकरार हैं। हालांकि मोदी का ये शो हाउसफुल है, लेकिन क्रेज का आलम यह है कि जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है वो वॉलंटियर बनने की पेशकश कर रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन कर रहे इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेडरेशन के मुताबिक इस आयोजन का टिकट मांगने के लिए उसे हर दिन पूरे अमेरिका और यहां तक कि कनाडा से भी लोगों के सैकड़ों ईमेल, खत और फोन कॉल्स आ रहे हैं। सभी 18,500 टिकट हफ्तों पहले बुक हो चुके हैं, जिनमें से 96% कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के बाद मुफ्त में दिए गए हैं। लेकिन मोदी के कार्यक्रम को लेकर उत्साह का आलम यह है कि लोग हजारों डॉलर देने को तैयार हैं। आयोजकों के मुताबिक 18,500 लोग वेन्यू में होंगे, तो वहीं सैकड़ों लोग टाइम्स स्क्वायर पर मोदी का भाषण लाइव सुनेंगे। टाइम्स स्क्वायर पर मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण होगा, इसके खास इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, मोदी का भाषण पूरे अमेरिका की 40 यूनिवर्सिटी में भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन से दिए उसमें 20,000 से 14,000 दिए, और अब कितने लोगों की ईमेल अभी भी आ रही है, हमको दो, हमको दो, हमको दो, कुछ भी करो। तो हमने बोला कि ऐसा करो, ये टाइम्स स्क्वायर में करेंगे। तो जिसको जो आ नहीं सकते हैं अंदर, तो टाइम्स स्क्वायर में जाएंगे, तो वहां बड़े स्क्रीन पर जहां न्यू ईयर का होता है प्रोग्राम, वहां देखेंगे। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेडरेशन के मुताबिक अमेरिका के 48 राज्यों और कनाडा के 5 प्रांतों से भारतीय अमेरिकी इस आयोजन में शामिल होंगे। इनमें ज्यादातर लोग युवा भारतीय अमेरिकी हैं, जिनमें काफी तादाद में महिलाएं हैं। कोई मोदी टैटू बनवा रहा है, कोई मोदी खाखरा बना रहा है, तो किसी ने तो अपनी गाड़ी में मोदी का नंबर प्लेट ही लगा लिया है। दूसरा ये है, आप ये देखिए। ओह, इज इट रियल? हाँ जी, दिस इज रियल। ये टैटू मैंने 2.5 साल पहले बनवाया था, और ये भी मेरा बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए प्रेम है। आयोजकों के अलावा अमेरिकी भारतीयों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने किसी भारतीय नेता को लेकर अमेरिका में इस कदर दीवानगी नहीं देखी है। एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है उनके बारे में, और एक उत्सुकता है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कि मतलब क्या चीज है ये नरेंद्र मोदी, उनको भी समझ में नहीं आया है। So I think it's going to be interesting. I think this UN meet is going to be a very, very big thing. मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी के स्वागत समारोह में $15 लाख खर्च होने की उम्मीद है, लेकिन आयोजकों के मुताबिक अब तक उससे कहीं ज्यादा रकम इकट्ठा की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने यहाँ न सिर्फ भारतीय अमेरिकी होंगे बल्कि अमेरिकी सांसद और कॉरपोरेट्स भी मौजूद होंगे। अमेरिकी इतिहास में ये पहली बार होगा जब कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करेगा। सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN 7। तो देखा आपने, यहाँ जो रहने वाले हिंदुस्तानी हैं वो मोदी जी के स्वागत के लिए अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। कोई खाकड़ा पिज्जा बना रहा है, कोई ने किसी ने नंबर प्लेट पे मोदी PM लिखवा लिया है। ये दीवानगी है नरेंद्र मोदी की, किसी रॉक स्टार की तरह, किसी फिल्म स्टार की तरह। मेडिसन स्क्वायर इवेंट में सुरेश भाई मैं आपसे पूछूंगा, आप क्योंकि राजनीतिक बातें कर रहे हैं, आप उनके पुराने दोस्त हैं, क्या उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी जब 20,000 लोगों को बोलेंगे, खासकर वो लोग जिन्होंने उनके लिए वोट नहीं दिया है लेकिन उनके लिए चंदा इकट्ठा किया है, पैसे इकट्ठे करके भेजे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो नरेंद्र मोदी उन लोगों का कैसे जोश बढ़ाएंगे? पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे कोई पैसे कलेक्ट किए नहीं है, यहाँ से कोई पैसे भिजवाए नहीं दिए गए, कोई पार्टी को कोई चंदा दिया नहीं गया है। और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं मिला 2005 में, तब नरेंद्र जी से बात किया और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि नरेंद्र जी आप हमको न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम दे। तब हमने एक आईना संस्था की रचना की थी और तब लोगों का उत्साह इतना था कि चलो नरेंद्र भाई को वीजा नहीं मिला है लेकिन प्रोग्राम में हम जाएंगे। तब बीच में चेयर जो थी वो खाली चेयर रखकर उस टाइम पे CM था तो CM का बैनर लगा दिया था। राइट साइड पे फ्रैंक पलोन कांग्रेसमैन था, वो बैठा था। बीच में नरेंद्र जी की कुर्सी खाली थी। लेफ्ट हैंड में सुरेश जानी बैठा था और लोगों का अमेरिका में इतना उत्साह था कि 5,000 पीपल वो टाइम पे आए थे। ये प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम हमने किया था MSG सेंटर में। जब मोदी नहीं थे तब 5,000 लोग आए थे उस खाली कुर्सी को देखने के लिए। आज जब मोदी आने वाले हैं तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन पूरा बिक चुका है, पूरा बुक हो चुका है। आप लोग जाने वाले हैं मेडिसन स्क्वायर, जाएंगे? क्या उम्मीद कर रही हैं आप, क्या नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं? मैं सोच रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी यही बोलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आए तो हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। उसके इन्वेस्टर के बारे में बोलेंगे जो यहाँ के हैं, NRI के हैं जो सभी। और दूसरा में अमेरिका इंडिया का जो रिलेशनशिप है, जो वीजा का है, उसके बारे में भी वो बोलेंगे। बिल्कुल, वीजा का इश्यू है। पीछे पंकज आपको दिखा पा रहे हैं, देखिए न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का चॉपर लगातार सॉर्टीज कर रहा है UN की बिल्डिंग के ऊपर। सुरक्षा की बात हो रही है क्योंकि आतंकवादी थ्रेट की बात है। और ये अक्सर यहाँ पर देखा गया है जब बड़े लोग आते हैं UN में, जब कन्वेंशंस होते हैं हर साल सितंबर के आखिरी हफ्ते में, तो इस तरह के सुरक्षा इंतजाम देखे गए हैं। मैं ब्रेक में जा रहा हूँ, आकेश भाई और डॉक्टर धरुक मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो यही बात की जाएगी कि आखिर नरेंद्र मोदी इन लोगों के हाथ में क्या देके जाने वाले हैं। क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमको भी कुछ जाते वक्त चॉकलेट मिलेगी, टॉफी मिलेगी, सेंटा क्लॉज आ रहा है क्या? एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। आप सीधी कवरेज इस वक्त न्यूयॉर्क से देख पा रहे हैं IBN 7 पर। ये सामने आपके UN की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, सेक्रेटरीट है, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय जिसको कहा जाता है। और आपको बता दूं कि मैं जहां खड़ा हूं ये 57वीं फ्लोर है। आप एक पेंट हाउस की छत पर इस वक्त हम लोग हैं और आपको पीछे दिखा सकता हूं। सुरक्षा की बात हो रही है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के चॉपर सॉर्टीज कर रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। और चारों तरफ से यहां से आपकी न्यूयॉर्क की पूरी स्काईलाइन दिखाई देती है। इतनी ऊंची बिल्डिंग पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आकाश में चॉपर है और संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग के ठीक नीचे हडसन रिवर है। हडसन रिवर को ईस्ट कॉर्नर जिसको कहा जाता है, वहां पर आपको कोस्ट गार्ड की बोट्स दिखाई देंगी। वो भी उसको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वहां से भी किसी तरह की कोई हरकत ना होने पाए। इन सब के बावजूद भी मैं ये बताना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर आई है संयुक्त राष्ट्र से। इस बार पाकिस्तान ने फिर एक बार कश्मीर का राग अलापा है। नवाज शरीफ कल यहां पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई है बान की मून से, संयुक्त राष्ट्र की जो महासचिव हैं, और उन्होंने वहां पर कश्मीर का मामला उठाया है। ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान एक बार फिर जब संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ बोलेंगे तो वो कश्मीर के मामले को उठाएगा।
एक तरीके से भारत के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कश्मीर का राग हमेशा पाकिस्तान ने इस मंच पर आकर उठाया है और वो चीजें को आगे बढ़ाने की बजाय, भारत पाकिस्तान को नजदीक लाने की बजाय और दूर कर देता है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को न्योता दिया नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के साथ ही शपथ ग्रहण में आने के लिए, और यहां पर नवाज शरीफ की भी तारीफ उस वक्त करनी होगी कि उन्होंने दिल्ली आए, न्योते को स्वीकारा और उस मुलाकात के दौरान, उस यात्रा के दौरान हुर्रियत के साथ बातचीत तक नहीं की। एक तरीके से उसको वेलकम स्टेप के तौर पर देखा गया कि दोनों देश अब चीजों को सुलझाना चाहते हैं। लेकिन जब बातचीत आगे बढ़ने लगी तो पाकिस्तान ने फिर अपनी तरफ से वही बात की जिसका डर था। विदेश सचिवों की मुलाकात हो उसके ठीक 2 दिन पहले दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने हुर्रियत के नेताओं को अपने घर दावत पे बुला लिया और उसके बाद ना विदेश सचिवों की बातचीत हो पाई, ना विदेश मंत्रियों की बातचीत की कोई तैयारी हो पाई और ना ही अब दोनों प्रधानमंत्री की मुलाकात का कोई भी आसार इस वक्त नजर आ रहा है। और सुषमा स्वराज ने साफ कहा यहीं संयुक्त राष्ट्र में कल जब हमसे बात कर रही थी कि ये खेल बिगाड़ने का काम अगर कोई करता है तो वो पाकिस्तान ने किया है। क्या कुछ हुआ है पाकिस्तान को लेकर, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उस पर एक नजर डालते हैं। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। टाइम्स स्क्वायर पर भारत और पाकिस्तान के संगीतकार दोनों देशों की दोस्ती के गाने गा रहे हैं। सुरों की दोस्ती पक्की है, लेकिन क्या सियासत में भी ये संभव हो पाएगा? क्या सीमाओं पर भी ये मुमकिन है? ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तान अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इस साल 25 अगस्त को भारत पाकिस्तान में विदेश सचिव स्तर की बातचीत होने वाली थी, लेकिन उससे महज 4 दिन पहले पाक उच्चायुक्त दिल्ली में कश्मीर के अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को मिलने के लिए बुला लिया। भारत ने वार्ता रद्द कर दी। अब पाकिस्तान ये उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत की बातचीत के लिए कदम उठाए। उसका यह भी कहना है कि हुर्रियत नेताओं से मुलाकात कर उसने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो कोई इनिशिएटिव लेंगे तो होगा, क्योंकि सस्पेंड तो उन्होंने किया था नहीं। वायलेशन तो कोई भी नहीं थी, वो तो नॉर्मल प्रैक्टिस थी पिछले 20 साल से। मीटिंग को लेकर इंडिया काफी अपसेट था इस वजह से। हाँ, लेकिन वो तो ओवर रिएक्शन था ना हमारे ख्याल में, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं थी। हुर्रियत के लीडरों से मुलाकात पिछले 20 साल से हो रही है। भारत और पाकिस्तान में 2012 में ही विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी शिरकत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात में इस बातचीत के महत्व पर जोर डाला था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक पाकिस्तान से बातचीत के लिए भारत ने ही कदम आगे बढ़ाया था। भारत के विदेश सचिव ने पहले पाकिस्तान के विदेश सचिव को फोन करके बातचीत का न्योता भेजा था, लेकिन पाकिस्तान ने हुर्रियत नेताओं से बातचीत कर खुद ही अपनी मंशा जाहिर कर दी। 25 तारीख को टॉक्स होने वाली हैं और आप 4 दिन पहले हुर्रियत के नेताओं से बुला के बात करते हैं, तो खेल किसने बिगाड़ा? हुर्रियत से बात जो वहाँ के लीडर्स आते थे वो करते थे, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए और उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो भारत का संकेत समझते थे। बात वहां से शुरू होगी। किसी भी टॉक्स के पहले एम्बेसडर ने बुलाकर बात की हो, ये नहीं हुआ। तो पाकिस्तान खुद ही नई परंपराएं कायम करना चाहता है। उसे भारत की आपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है। जाहिर है उसने एक बार फिर यही साबित किया है, लेकिन भारत से भी उसे करारा जवाब मिला है। सवाल ये भी है कि आखिर हर बार भारत ही कदम आगे क्यों बढ़ाए? Until Pakistan shows that they're serious about terrorism, it's difficult for us to say that Pakistan has pulled its weight in really wanting peace and dialogue. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का अभी हिंदुस्तान का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बकौल सुषमा स्वराज ये खेल बिगाड़ा है। साफ तौर पर भारत अपने कड़े रुख पर कायम है और ये साफ दिखाता है कि विदेश नीति को लेकर नरेंद्र मोदी जिस एग्रेसिव तरीके से आगे चल रहे हैं, ये पूरी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। भारत का यह आक्रामक रुख पाकिस्तान के साथ साथ चीन को लेकर भी है और शायद इसीलिए चीन ने माना है कि घुसपैठ की है और वो घुसपैठ को, अपने सेनानियों को पीछे हटाने को भी तैयार हो गया है। तो भारत के लिए शुरुआत में एक अच्छी खबर भी संयुक्त राष्ट्र से आ रही है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN 7। तो सुना आपने किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर भारत ने
एक एग्रेसिव, बहुत ही उग्र फॉरेन पॉलिसी इस वक्त अपनाई हुई है, क्योंकि नई सरकार है, नए तरीके से काम कर रही है, सरकार के पास मैंडेट है। विवेक काटजू जी मेरे साथ हैं, पुष्पेश पंत साहब मेरे साथ हैं, मीरा शंकर जी मेरे साथ हैं। मीरा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान को लेकर ये जो पाकिस्तान ने जो आज फिर कश्मीर का राग छेड़ा है संयुक्त राष्ट्र के इस मंच पर, क्या इससे कुछ फायदा पाकिस्तान को मिलता है? क्यों पाकिस्तान बार बार कश्मीर के नाम को लेकर इतना ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है? खैर, एक तो नवाज शरीफ के ऊपर इंटरनल कंपल्शंस भी हैं, क्योंकि वहाँ जो स्थिति है वो स्थिर नहीं है और वहाँ की जो मिलिट्री है वो ज़्यादा दबाव डाल रही है नीति पर। तो एक तो ये है, दूसरा अगर ये नहीं करते हैं तो वहाँ इनकी आलोचना होती है जी। पर भारत और पाकिस्तान के जो बीच में रिश्ते हैं, इनको आगे ले जाने के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत पुराना मामला है। जब दोनों देश एक दूसरे से काफी देर से बातचीत इन चीजों पे कर रहे हैं, तो बार बार वही चीज दोहराना कोई आगे ले जाने में मदद नहीं देती। उनकी नवाज शरीफ की राजनीतिक मजबूरी समझ में आती है, लेकिन पुष्पेश पंत साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, जहां पर पाकिस्तान में इतना ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल है, उठापटक मची हुई है, इमरान खान ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रखा है, आपको लगता है कि नवाज शरीफ इस कश्मीर के बहाने से अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत कर पाएंगे अपने चुनाव क्षेत्रों में, अपने इलाके में? नहीं, मुझे लगता है जैसा मीरा जी कह रही थी, उनके आंतरिक मजबूरियां हैं, उनके ऊपर अपनी आंतरिक राजनीति के दबाव है, उनके पास कोई चारा नहीं है। मगर मुझे लगता है कि हमको अनावश्यक रूप से इस को तूल देने की जरूरत नहीं है कि अभी कुछ क्षण पहले तक हम लोग इतने उत्साहित थे और खुश नजर आ रहे थे कि मोदी कैसे दिग्विजय के अपने अभियान के एक और चरण को पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है मोदी सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के सालाना जलसे में भाग लेने को नहीं गए हैं, भारत और अमेरिका के रिश्तों को सुधारने का भी एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने एक रस्म अदायगी की है जो हमेशा करता है। लेकिन काटजू साहब, आप मानेंगे कि ये पाकिस्तान के ऊपर दारोमदार ज्यादा था? जो बात सुषमा जी ने कही कि पाकिस्तान ने खेल बिगाड़ा है, हुर्रियत के नेताओं के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हो, उसके पहले एम्बेसडर ने, हाई कमिश्नर ने अपने घर पर उनको बुला लिया दावत देने के लिए। देखिए, वो तो पाकिस्तान 20 साल से करता आ रहा है कि हुर्रियत नेताओं के साथ बातचीत, और हमने उसकी, भारत ने इजाजत भी दी थी। ये बहुत खुशी की बात है कि मोदी सरकार ने आकर ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है और इसको हम कबूल नहीं करेंगे। जहां तक संयुक्त राष्ट्र की बात है, वहां पर पाकिस्तान की नीति है कि कश्मीर मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, तो वो हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र में जब भी उनका बयान होता है तब कश्मीर का विषय उठाते हैं, और इस बार भी उठाएंगे। हम ये देखते हैं, कूटनीतिक और राजनयिक जो हैं वो ये देखते हैं कि किस तरह और किस शैली में उन्होंने इस बात को उठाया। अब हमें भी आज ये देखना होगा कि अपने भाषण में नवाज शरीफ इसको किस तरह से उठाते हैं। क्या वो, अब जैसे कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सेनेट ने, जो उनकी राज्यसभा की तरह है, एक प्रस्ताव किया जिसमें उन्होंने कहा, जो बिल्कुल गलत है, कि कश्मीर में जो सैलाब आया है उससे पीड़ित जो वहां के मुसलमान हैं उनकी अनदेखी करी जा रही है, और इस मामले को पाकिस्तान की हुकूमत भारत सरकार से उठाए। हमें ये देखना है क्या इस तरह का विष वो घोलेंगे अपने भाषण में, या फिर एक औपचारिकता के रूप में कश्मीर का मामला उठाएंगे। तो ये तो सही है कि वो सब हमेशा उठाते हैं, कभी कभी नरमी से उठाते हैं, कभी कभी उत्तेजित रूप से उठाते हैं। तो अब ये देखना है, और मेरा ये असेसमेंट है कि इस बार वो जरा गर्म जोशी से उठाएंगे। उनके जो एक विदेश सचिव हैं, अभी उन्होंने बयान दिया कि अगर बातचीत शुरू होनी है तो भारत को पहल करनी चाहिए, क्योंकि भारत ने बातचीत का सिलसिला तोड़ा है और ये बिल्कुल गलत है। एक फायदा हिंदुस्तान के पक्ष में ये है कि नवाज शरीफ को आज बोलना है और नरेंद्र मोदी को कल बोलना है। तो अगर पाकिस्तान को जवाब देना है तो वो मौका नरेंद्र मोदी जी के पास होगा, और वो चाहकर अगर नवाज शरीफ आज आक्रामक रुख अपनाते हैं, जैसा कि आपने कहा,
तो नरेंद्र मोदी भी पलट कर जवाब देंगे, ऐसा एंटिसिपेट तो किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही एग्रेसिव पाकिस्तान को लेकर अपनी नीति इस वक्त बना रखी है, बहुत तेजी से कदम ले रहे हैं और बहुत स्पष्ट कदम ले रहे हैं। मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले बताऊंगा, पंकज आप दिखाइए, यहां मौजूद तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से हैं, गुजरात से हैं, और खास बात यह है कि आप यहां पर मिठाई के डब्बे पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर देख रहे हैं और ये राजभोग है और राजभोग बांटा जाएगा मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। अरविंद पटेल साहब से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार बातचीत नरेंद्र मोदी के मेन्यू पर, वो भी तब जब मोदी साहब खुद नवरात्रि के उपास रख रहे हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरे हाथ में वो मिठाई का डब्बा है जो 28 तारीख को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आने वाले तमाम डेलीगेट्स को दिया जाएगा, फ्री दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, राजभोग और साथ में नमकीन क्या होने वाला है। राजभोग तो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको दिखा देता अगर होता तो, लेकिन नमकीन जरूर है जो वहां बांटा जाएगा। इसका नाम भी रखा गया है मोदी मैजिक। मोदी मैजिक के नाम से नमकीन है और ये बनाने वाले हैं हमारे साथ खड़े हुए अरविंद पटेल साहब। अरविंद जी, ये मोदी जी के नाम को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? तो नहीं, ऐसे नहीं है भुलाने का। हम नरेंद्र भाई का पहले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्वागत करते हैं और हमने ये मोदी मैजिक और जो काजू बर्फी भी हम उधर बांटने वाले हैं, सबको फ्री देने वाले हैं और ऑलमोस्ट 15,000 to 20,000 पैकेट देने वाले हैं। कितना खर्चा हो गया आपका? खर्चा का अभी कोई आइडिया नहीं है, पर हमने फ्री में बांटने वाले हैं। खर्चे का आइडिया है कि आप बताना नहीं चाहते? रसिक भाई, अब इतना बड़ा इवेंट करने की क्या जरूरत थी और इतना बड़ा आयोजन करने की जरूरत थी, वो भी तब मतलब जब नरेंद्र भाई मोदी खुद उपवास रख रहे हैं, वो खुद नींबू पानी पियेंगे, फल खाएंगे और वहां मौजूद तमाम लोग नमकीन खाएंगे, मिठाई खाएंगे। ठीक लगेगा क्या? सही है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने वो मोदी मैजिक इलेक्शन के पहले भी हम लोगों ने ये पैकेट बांटे हैं। मोदी साहब का प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था, तब अरविंद भाई ने वो भी मोर देन 20 नहीं 100,000 पैकेट उसने 10 लाख पैकेट उसने डाले थे। और ये मोदी मैजिक का ऐसा है ने मैजिक हुआ कि इलेक्शन के पहले हम लोगों ने आइडिया लेके आए थे और ये मोदी मैजिक काम कर गया। मोदी मैजिक काम कर गया। बली भाई आप? हाँ, पहले मोदी मिक्स रखा था, उसके बाद जैसे इलेक्शन का माहौल बना और इतना सारी सीटें मिल गई, उसके बाद अरविंद भाई ने सोचा मैजिक कर देते हैं, मोदी मैजिक। तो ये बार बांट रहे हैं मोदी मैजिक। अरविंद भाई ने बोला कि भाई ये जो राजभोग का लिए राजभोग है, जो हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, बाकी सब लोग कुछ में कुछ कर सकते हैं, तो हम भी ये कुछ अंदर बलिदान दे के कुछ। बात खाने पीने की चल रही है। मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन पहुंचेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए खाने के खास इंतजाम किए गए हैं और यहाँ का जो आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है जो इस तैयारी पूरी कर रहा है, वो इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि ये कैसा हेड ऑफ स्टेट है जो कुछ खाएगा ही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के उपवास चल रहे हैं नवरात्रि के, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लेकिन मेन्यू बहुत ही लेविश रखा गया है। क्या तैयारियां हैं वॉशिंगटन में उस मेन्यू की, उस पर भी एक नजर डालते हैं। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी राजनीतिक यात्रा के जीवन में भी आज का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। नवरात्रि वो शक्ति संचय का पर्व होता है। इस शक्ति संचय के पर्व पर भारत भी एक शक्ति संचय करके शक्तिशाली राष्ट्र बने। नवरात्र शुरू हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 40 साल पुरानी साधना को एक बार फिर पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। पिछले 40 साल से मोदी हर नवरात्र में पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, चाहे वो जहां भी हों, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन किसी भी कीमत पर उन्होंने आज तक अपने व्रत में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी। अपनी आस्था से उन्होंने किसी भी तरह का समझौता नहीं किया और इस बार मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। जाहिर है इस यात्रा के दौरान भी वो व्रत साधना का पूरे दिल से पालन करेंगे, यानी अमेरिका यात्रा के दौरान वो सिर्फ नींबू पानी ही पिएंगे, कुछ खाएंगे नहीं। 20-20 घंटा काम करने पर भी नरेंद्र भाई ने नवरात्रि के दिनों में ये नींबू पानी से आगे हटकर कुछ लिया नहीं है और नवरात्रि को
अपने ही हिसाब से मनाया है। उधर अमेरिका में मोदी के लिए खास तैयारी की गई है। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ निजी डिनर कार्यक्रम है तो उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ लंच का शेड्यूल बनाया गया है। लेकिन मुश्किल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इन कार्यक्रमों में शामिल होकर भी कुछ खाएंगे नहीं। अब वहां के सांसद पूछ रहे हैं कि आखिर एक ऐसे विदेशी मेहमान के लिए डिनर या लंच पार्टी का आयोजन कैसे रखा जा सकता है जो खाना ही नहीं खाएगा। आपको बता दें कि इस तरह के आयोजनों की तैयारी महीनों पहले से होती है। विदेशी मेहमानों के लिए बनने वाले पकवानों की लिस्ट भी काफी पहले तैयार कर ली जाती है। लेकिन इस बार व्हाइट हाउस के शेफ का दिमाग चकरा गया है। व्हाइट हाउस के एक पूर्व एग्जीक्यूटिव शेफ का कहना है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि इस तरह की स्थिति पहले भी कभी आई है। व्रत रखने वाले किसी शख्स के सामने खाना खाने पर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में नवरात्र का खास महत्व है। वो खुद मानते हैं कि 9 दिन के व्रत के दौरान उन्हें खास ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। वो कहीं भी जाएंगे, नवरात्रि का जो उपवास का है ना, वो करेंगे ही, उसमें वो कुछ छूटछाट नहीं लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक सभी आयोजकों को मोदी के व्रत की जानकारी दे दी गई है और वो इसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में बराक ओबामा साहब उनके लिए विशेष भोज का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के उपवास रखने वाले हैं और नरेंद्र मोदी अपनी इस अमेरिका यात्रा में तमाम स्पेशल लंचेस और डिनर पर सिर्फ नींबू पानी ही पिएंगे, जैसा कि वो हर साल नवरात्रि के उपवास में करते आ रहे हैं। यानी एक तरफ तमाम लजीज व्यंजन होंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सादगी से हमेशा की तरह, हर साल की तरह नवरात्र का उपवास मना रहे होंगे। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN 7। अतिथि देवो भव, अतिथि आता है उसके स्वागत सत्कार किया जाता है। नरेंद्र मोदी के लिए लंबा चौड़ा खाने का तैयारी की गई है, मेन्यू बनाया गया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी खुद उपवास रख रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे दोनों तरफ मौजूद हैं, डॉक्टरों से बात करता हूं। डॉक्टर धड़ुक, फिट रहने के लिए उपवास रखना जरूरी है कि खाना खाना जरूरी है? Well, उपवास रहना जरूरी है, but one thing I want to mention with Narendra Bhai's theme of Make in India, and I want to add into a healthy India, and to provide and make that theme Healthy India with the 2 important projects that I have developed, the Corasius Advanced Technology, is to provide the clean water to each and every house by 2020, and also provide each and every house should have a toilet. If we provide these 2 things, 50% of the communicable disease in India will be eliminated by itself. Thank you so much, Dr. Saab. In line with that, I think I urge Narendra Bhai ji start a sanitation cabinet ministry. The whole job of the minister should be take care of the sanitation problem in India, and that will be single-handed focus of the person, and that will achieve the goal which my friend Dr. Dhaduk has just mentioned. Thank you. तो हेल्थी भारत की बात हो रही है, स्वस्थ भारत की बात हो रही है, वो कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। क्या नरेंद्र मोदी, जो आप तमाम लोग मौजूद हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, क्या नरेंद्र मोदी इनकी बातों को काम कर पाएंगे, क्या उस पर सफल हो पाएंगे, उस पर भी हम सबकी नजर है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। IBN 7 पर हमारी विशेष खबरें जारी है। प्रधानमंत्री अब किसी भी वक्त अगले आधे घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं न्यूयॉर्क। ताजा तस्वीरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।